हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम MHI 104 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया के यूनिट 15 द मुगल स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये यूनिट जो है इसमें हम मुगल एम्पायर के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या था मुगल एम्पायर, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द स्टेट एंड अदर थिंग्स। तो मुगल एम्पायर जो है वो 1526 टू 1707 तक एक सेंट्रलाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड एम्पायर था। ना कि सिर्फ मिलिट्री के मतलब एक सैन्य ताकत की दृष्टि से, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से भी उसका एरिया बहुत वास्ट था और पॉपुलेशन रिलीजियसली और लिंग्विस्टिकली डाइवर्स थी। तो इस यूनिट में हम देखेंगे कि यहाँ का पावर स्ट्रक्चर क्या था, कोर्ट कल्चर और ब्यूरोक्रेसी क्या था, रेवेन्यू सिस्टम और जागीरदारी क्या था, राजपूत एंड महाराठास जैसे रीजनल पावर के साथ इनके रिलेशंस कैसे थे, और ये भी डिबेट देखेंगे कि मुगल स्टेट फ्यूडल था या सेंट्रलाइज था। और आजकल के हिस्टोरियंस का स्कॉलर्स का कहना है कि ये पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था। तो आगे के बारे में आप जानते हैं पॉलिटिकल थियरी एंड सॉवरेनिटी के बारे में। तो मुगल किंगशिप का फाउंडेशन था टर्को मंगोल ट्रेडिशन के अंदर, और इसमें इस्लामिक, पर्शियन और इंडियन आइडियाज भी मिक्स थे। ओके, इम्पेरर को जिले इलाही कहा जाता था, दैट मीन्स शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ही वॉज लुक्ड अप लाइक दैट एंड ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन सच मैनर। उसकी पावर जो होती थी एम्पायर की, वो डिवाइन मानी जाती थी। वो लॉ गिवर, आर्मी कमांडर और जस्टिस का अल्टीमेट सोर्स होता था। अबुल फजल की आईने अकबरी एक्सप्लेन करती है कि अकबर के डिवाइन रेडियंस के बारे में आईने अकबरी में लिखा गया है। डिवाइन रेडियंस का मतलब है, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, फरे इजादी कॉन्सेप्ट। ओके, और अकबर बिलीव्ड इन रिलीजियस टॉलरेंस टू कीप डाइवर्स एम्पायर्स यूनाइटेड। तो इस तरह से जो है वहाँ पे थोड़ा रिलीजियस टॉलरेंस भी था, स्पेशली इन द टाइम। अब देखते हैं मुगल कोर्ट के रिचुअल्स और लेजिटिमेसी के बारे में। तो कोर्ट के रिचुअल्स से एम्पायर की पावर जो है सिंबोलिकली शो की जाती थी, जैसे कि झरोका दर्शन, जिसमें एम्पायर का हर दिन लोगों के सामने आना होता था, और तस्लीम यानी कि जहाँ पे जिसके अंदर नॉबल्स ग्राउंड पर झुक करके एम्पायर को सल्यूट करते थे। और फेस्टिवल, बर्थडेज और कोर्ट इवेंट्स में जो है एम्पायर की प्रेजेंस को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज। कोर्ट का कल्चर भी पर्शियनेटेड, मतलब पर्शियन इन्फ्लुएंस से जोड़ा जा सकता है। नोबल्स ऑलवेज ट्राई टू स्टे क्लोज टू द एम्पायर फॉर पावर एंड पोजीशन। ओके, और अपनी चलाने के लिए भी एम्पायर से जो है नोबल्स अपनी दोस्ती अच्छी रखने की कोशिश करते थे। नेचर ऑफ द मुगल स्टेट के बारे में जो हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एम अथर अली ने कहा कि जो मुगल एम्पायर था वो एक फ्यूडल स्टेट था। उन्होंने एग्जांपल दिया कि जागीरदार जो है पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे और फ्रैगमेंटेड कंट्रोल एक्सरसाइज करते थे। उनका कहना था कि जागीरदार के हाथ में जो है पावर होती थी, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पावर होती थी। ओके, इसके बाद इरफान हबीब ने कहा कि मुगल स्टेट जो है वो सेंट्रलाइज्ड स्टेट था, और इरफान हबीब के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी थी, और जो स्टैंडर्डाइज्ड एक तरह से मॉनेटरी सिस्टम था, कॉइन्स वगैरह सब सेंट्रली इश्यूड कॉइन्स वगैरह चलते थे, और वहाँ पे जो रूल्स थे वो भी सेंट्रली जो है लगाए, एक तरह से सेंटर के द्वारा ही डिसाइड किए जाते थे। उसके बाद स्टीफन ब्लेक ने इस मुगल स्टेट को पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक स्टेट की तरह डिफाइन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एम्पेरर वॉज अ पैट्रियार्क, और ऑफिसर्स उसके जो है ऑफिसर्स पे वो डिपेंड करता था अपने राज्य को चलाने के लिए, और वो एक तरह से ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करता था, और ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड होकर के मुगल स्टेट को संचालित किया जाता था। तो इनके हिसाब से ब्यूरोक्रेसी का ज़्यादा रोल था इन मुगल स्टेट, वाइल द एम्पेयर वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ओवरऑल कंट्रोलर ऑफ एवरीवन। ओके, बर्टन स्टेन का कहना है कि मुगल स्टेट एक सेगमेंट्री स्टेट था। उन्होंने कहा कि इम्पेरर वॉज अ रिचुअलिस्टिक हेड ऑफ द स्टेट, और उसके पास टेरिटोरियल पावर जो है कम थी। मतलब टेरिटोरियल पावर थी अपने एरिया में, उसके पास ज़्यादा पावर थी, और डेक्कन रीजन्स में और वेस्टर्न इंडिया में मतलब बेसिकली उसकी पावर उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इस तरह से अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज़ हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि मुगल स्टेट फुली सेंट्रलाइज्ड भी नहीं था और प्योरली फ्यूडल भी नहीं था, एक तरह से वो मिक्स्ड स्टेट था।
अब देखते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम के बारे में। तो मनसबदार वो ऑफिसर्स होते थे जिनके रैंक दो पार्ट में डिवाइडेड होते थे। लाइक इनको जात, इनका पर्सनल स्टेटस होता था, और सवार यानी कि मनसबदारों के पास कितने नंबर ऑफ कैवलरी होती थी उसका, उसके बारे में होता था। ओके। और जागीरदार होते थे वो लोग जिनके पास लैंड नहीं होता था, उनको सिर्फ रेवेन्यू पावर्स, रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर मिलती थी। ओके। और इनको जो है सैलरी मिलती थी, जबकि मनसबदार अपनी सैलरी अपने मनसब यानी कि जो उनको लैंड एरिया मिलता था ना कंट्रोल करने के लिए, उससे निकाल लेते थे। और जागीरदार को जो है टाइम टू टाइम रोटेट किया जाता था, उनका ट्रांसफ़र किया जाता था ताकि वो लोकली स्ट्रॉन्ग ना बन सके, जबकि मनसबदार जो है एक जगह पर परमानेंट मनसबदार बने रहते थे और वो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। मनसबदारी जो सिस्टम था वो हेरिडिटरी था, जबकि जागीरदारी सिस्टम हेरिडिटरी नहीं था। ओके। तो आईने अकबरी और औरंगजेब के अब रेवेन्यू सिस्टम में देख लेते हैं, तो लैंड कीपिंग और ऑडिट पे जो है काफी हाथ में था कैसा था। तो अकबर के टाइम पे जो थे राजा टोडरमल ने, उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को डिजाइन किया और उसको जो है बंदोबस्त नाम से बुलाया जाता था। राजा टोडरमल के द्वारा बनाए गए रेवेन्यू सिस्टम को बंदोबस्त बोला जाता था। इसमें लैंड सर्वे, क्लासिफिकेशन और रेवेन्यू जोन्स क्रिएट किए गए। टैक्स कलेक्शन जमींदार के द्वारा किया जाता था, जो लोकल हेरिडिटरी रूलर्स होते थे यानी कि मनसबदार, और अमीर्स या कारकुन्स के द्वारा किया जाता था। ये अमीर लोग जो होते, अमीर पर्सन जो होता था, अमीर नाम की जो पोस्ट होती थी वो अमीर, और कारकुन्स नाम की जो पोस्ट होती थी वो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ओके। टैक्स कैश में लिया जाता था, और इससे पता चलता है कि वहाँ पे मोनेटाइजेशन कितना जो है प्रेवेलेंट था। लेकिन हाई टैक्सेस जो होते थे वो भी कई जगह लगाए जाते थे, जैसे कि 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस या हाफ ऑफ द प्रोड्यूस कभी कभार दिया जाता था, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता था, और कभी कभार पीजेंट्स उसके खिलाफ रिवॉल्ट करते थे। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में देख लेते हैं तो मुगल आर्मी के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ये मनसबदार ही अपनी जो है ट्रूप प्रोवाइड करते थे टू द सुल्तान और एम्पायर एट द टाइम ऑफ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, कैवलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, बाकी आर्टिलरी, एलिफेंट, इन्फेंट्री, ये सभी जो है सपोर्ट के लिए यूज होते थे, लेकिन कैवलरी जो थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्मी थी। आर्टिलरी बाबर के समय से ही की रोल प्ले करता था, और लाइक बैटल ऑफ पानीपत में भी आर्टिलरी की वजह से बाबर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला था। आर्मी वॉज हेरारिकल और डिसिप्लिन्ड थी वहाँ पे आर्मी। वहाँ पे जो है प्रोफेशनल मॉडर्न सेंस में आर्मी नहीं थी, वेस्टर्न कंट्रीज से वो आइडिया आया था, लेकिन आर्मी जो है काफ़ी डिसिप्लिन थी और दे टुक देयर वॉर सीरियसली। फोर्ट, गैरिसन्स और रोड नेटवर्क वगैरह जो है क्रिएट किए गए थे ताकि आर्मी को मोबिलाइजेशन आर्मी को मोबिलिटी में हेल्प मिले, और जो है उनको कहीं जाने के लिए या इकट्ठा होने के लिए या सप्लाई करने के लिए सब हेल्प ईजी हो, राइट। फिर उसके बाद सेंट्रल और प्रोविंशियल जो पावर होती थी उसके बीच में कैसे मतलब कोऑर्डिनेशन होती थी वगैरह वगैरह, ये सब देख लेते हैं। तो सूबा वगैरह होते थे वहाँ पे। एम्पायर को काफ़ी सारे सूबाज में डिवाइड कर दिया गया था, और हर सूबा के अंदर एक सूबेदार होता था, एक दीवान होता था, एक बख्शी। सूबेदार मतलब गवर्नर, दीवान मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, बख्शी मतलब मिलिट्री हेड, काजी मतलब जस्टिस या जज एक, और फौजदार यानी कि पुलिस पर्सन या पुलिस पीपल होते थे वहाँ पे। तो ये सभी सूबा के अंदर का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो उसके बाद है। फिर सूबा के अंदर में सरकार आती थी, सरकार के अंदर परगनास आते थे, परगनास के अंदर कई सारे विलेजेस आते थे, और इस तरह से पावर को जो है डिसेंट्रलाइज किया जाता था, थोड़ा सा लोकली डिवाइड किया जाता था। रेगुलर ट्रांसफर्स और ऑडिट्स से कंट्रोल मेंटेन रहता था, लेकिन कभी कभी प्रोविंशियल गवर्नर्स अपनी लोकल पावर बढ़ा लेते थे, और इवन सेंटर में जो एम्पायर होता था उसके खिलाफ भी रिवॉल्ट कर देते थे, या उससे भी अपने को आज़ाद घोषित कर देते थे। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ने लिया है। अब रोल ऑफ जमींदार एंड लोकल एलिट्स। तो जमींदार क्या होते थे कि इंटरमीडिएटरीज की तरह काम होते थे, मतलब लोकल लेवल पे ऑर्डर और टैक्स कलेक्ट करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते थे, और उस चीज़ को जो है वो अपने हायर अप्स को रिपोर्ट करते थे या फिर डायरेक्ट एम्पायर को। तो एक तरह से जमींदार इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएटरीज होते थे, इनको रेवेन्यू का एक हिस्सा मिलता था और उनकी हेरिडिटरी राइट्स भी मान ली जाती थी। ओके। और कुछ जमींदार जैसे राजपूत, मराठास काफ़ी पावरफुल हो गए थे, और उन्होंने अपने आप को मतलब आज़ाद भी घोषित कर दिया था। मुगल्स उन्हें कभी कोऑपरेट करके हैंडल कर लेते थे, और कभी उनको सप्रेस भी कर देते थे। ठीक है।
तो सॉरी कोऑपरेट नहीं, इनकॉर्पोरेट कर लेते थे या फिर उनको जो है सप्रेस कर देते थे और उनको कम्प्लीटली हटा करके अपना दूसरा जमींदार वहाँ पे अपॉइंट कर देते थे। ओके, तो जमींदारी और रिवॉर्ड्स को इस तरह से हैंडल किया जाता था। अब रिलीजियस पॉलिसी देख लेते हैं, अकबर से औरंगजेब तक रिलीजियस पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए। और अकबर जो थे ना, उन्होंने क्या चाहा था, सुलह ए कुल, मतलब उनकी चाहत थी सुलह ए कुल, ही वांटेड पीस फॉर ऑल। बट उन्होंने जजिया टैक्स हटा दिए थे और सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। इबादत खाना में रिलीजियस डिबेट्स करवाते थे। और जहांगीर शाहजहां थोड़ा मॉडर्न इस्लामिक टोन उनका रहता था, लेकिन वो अभी भी जो है क्या होते थे कि टॉलरेंट थे टूवर्ड्स हिंदूज और अदर रिलीजन। तो फिर औरंगजेब ने आकर के क्या किया कि औरंगजेब के आने के बाद जो है कम्प्लीटली रिलीजियस टॉलरेंस जो थी वो बहुत कम हो गई मुगल स्टेट की, और फिर बहुत सारे चेंजेस भी किए औरंगजेब ने। जजिया फिर से लगा दिया उसने 1679 में, टेम्पल्स डिमोलिश किए, मुस्लिम कोर्ट से म्यूजिक जो है मुगल कोर्ट से बैन कर दिया और इस्लामिक लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया इन प्लेस ऑफ कोर्ट लॉ। हाँ, अब औरंगजेब ने हिंदू जनरल जैसे मिर्जा राजा जयसिंह को एम्प्लॉय किया हुआ था, और ये भी पॉलिटिकल रियलिज्म था, मतलब कि एक तरह से वो कम्प्लीटली इंटॉलरेंट नहीं था टुवर्ड्स हिंदूज, पर वो थोड़ा सा हिंदुइज्म के अगेंस्ट जरूर था। इसके एग्जाम्पल्स हमको क्योंकि पुख्ता मिलते हैं। तो देख सकते हैं कि औरंगजेब से अकबर से लेकर के औरंगजेब तक जो है रिलीजियस पॉलिसी में काफ़ी सारे चेंजेस आए, और उसका जो है क्या मतलब टाइम लाइन। रिलेशंस विद राजपूत मराठा एंड डेक्कन पावर्स। अच्छा, तो राजपूत ने क्या किया कि अकबर ने पहली बात तो मैरिज अलायंस क्रिएट किया राजपूत के साथ। राजपूत को जो है हाई मनसब्स दिए, और मेवाड़ तो राजपूतों को मनसब भी दिया इन्होंने, मैरिज अलायंस किया। और जो मेवाड़ था ना, उन लोगों ने पहले तो मेवाड़ से राणा प्रताप ने रेजिस्ट किया मुगल दोस्ती को या मुगल कोऑपरेशन को। फिर लेकिन मतलब जहांगीर के टाइम तक आते आते मेवाड़ से जो है सबमिशन हो गया, और वो लोग भी मुगल से कोऑपरेट करने लगे। उसके बाद मराठास देखते हैं, तो औरंगजेब के डेक्कन कैंपेन में मराठास का राइज हुआ। शिवाजी ने गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज करके मुगल्स को काफ़ी चैलेंज किया, और मराठास एक तरह से मुगल्स के लिए बहुत बड़े चैलेंज बने रहे काफ़ी लंबे अरसे तक। इवन मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होते होते तक भी मराठास उसके अगेंस्ट ही थे। उसके बाद दक्कन सल्तनत का देख लेते हैं, तो बीजापुर, गोलकोंडा, ये सभी जो पावर्स होती थी ना, ये सभी जगहों को औरंगजेब ने कन्क्वायर कर लिया था। लेकिन उसके बदले में औरंगजेब को हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ी, जैसे कि उसका जो है सेंटर पे कंट्रोल कम पड़ गया। मुगल एम्पायर एक तरह से डेक्कन कैंपेन्स की वजह से वीकेंड भी हो गया था। ओके, तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं, अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड के बारे में। तो मुगल्स ने इकोनॉमिक ग्रोथ को एनकरेज किया, और मुगल्स के टाइम पे इंडिया में काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ आई भी। मेजर सिटीज़ में दिल्ली, आगरा, लाहौर, सूरत, इन सभी में जो है एक तरह से इकोनॉमिक बूम देखा गया। ट्रेड में बढ़ोतरी देखी गई थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में टेक्सटाइल, मेटल वर्क, कारपेट वगैरह काफ़ी जो है ग्रो किए। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में यूरोप, पर्शिया और सेंट्रल एशिया तक जो है इंडिया का ट्रेड होता था। रोड्स, सराय यानी कि इन होती थी, और कॉइनेज सिस्टम, सिल्वर रुपया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल्स। और ये सभी जो है स्टैंडर्डाइज्ड थे, स्टेट स्पॉन्सर्ड थे, स्टेट द्वारा क्रिएटेड और रेगुलेटेड थे। इसके वजह से ट्रेड में बहुत ज़्यादा क्या होती थी, स्मूथ ट्रेड बहुत स्मूथली हो पाता था। ओके, फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक ट्रेवर्नियर और मनुकी ने इकोनॉमिक लाइफ को डॉक्यूमेंट किया, जो कि लाइक मुगल स्टेट में जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी वो इन ट्रैवलर्स के द्वारा डॉक्यूमेंट की गई। तो ये भी एक सबूत है हमारे पास। ओके, अब देख लेते हैं मुगल डिक्लाइन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन कैसे हुआ, वहाँ पे क्या रिवेलियंस वगैरह होते थे। तो 1707 के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया। एम्पायर जो है ओवर एक्सटेंडेड हो गया था, और मराठास रेड करते थे। सिख जो है वो भी मिलिट्रियलाइज हो गए थे। मिलिट्री मतलब खालसा का क्रिएट कर दिया था ना गुरु गोविंद साहब ने। खालसा मतलब सिख्स को जो है एक तरह से सेल्फ डिफेंस के लिए खालसा में तब्दील कर दिया था। एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, उनको जो है आर्म्स वगैरह बियर करने लगे थे, और दे एक्टिवली रेजिस्टेड मुगल पावर। एंड जमींदार रिवॉल्ट करने लग गए थे मुगल स्टेट के अंदर में। प्रोविंसेस अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे थी, फॉर एग्जांपल अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये सभी ने जो है मुगल एम्पायर से अपना जो है
मुगल एम्पायर के कंट्रोल से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। यूरोपियन कंपनीज ने जो है काफ़ी अपनी प्रेजेंस बना ली थी इंडिया में, और एक तरह से वैक्यूम क्रिएट करके वो जो है फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रही थी इंडियंस को, और ब्रिटिश डोमिनेंस क्रिएट हो गया था सब्सटेंशियली, जो है ब्रिटिश की प्रेजेंस हो गई थी। इवन बैटल ऑफ प्लासी 1757 में देखा जा सकता है कि मुगल एम्पायर जो है काफ़ी वीक हो गया था और उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम बचे। आपका कल्चरल पैट्रोनेज के बारे में देख लेते हैं, तो आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बारे में देख लेते हैं। तो मुगल वर नॉट जस्ट वॉरियर्स, उन्होंने जो है काफ़ी 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 उन्होंने जो है ग्रोथ लाई थी हर फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, मिलिट्री के ग्रोथ में उनका काफ़ी योगदान था। एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कई सारी नई चीज़ें लाई थी, उसके साथ साथ आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में भी। आर्किटेक्चर के बारे में पहले बात करती हूँ, तो आर्किटेक्चर में जो है मुगल्स ने बहुत ज़्यादा ही मतलब इनोवेशंस की। इंडियन, पर्शियन और आर्ट को मिला करके उन्होंने एक तरह से मुगलिया आर्किटेक्चर स्टाइल को जो है जन्म दिया, और उससे कितने सारे बिल्डिंग्स बनाए। बेसिकली बाबर के टाइम पे तो उतना ज़्यादा आर्किटेक्चर नहीं बन पाया था, क्योंकि बाबर वाज मेनली जस्ट सर्वाइविंग एंड establishing his foot in India, but his his successors did such good job in the field of architecture till the time of Aurangzeb. आप सारे एग्जांपल्स देख लो, मेन एग्जांपल्स रेड फोर्ट, ताजमहल, ये कुतुब मीनार बोल रही हूँ, गलत बात है। कुछ भी जो है देखते जाए तो और इसके अलावा पोइट्री, लिटरेचर, पेंटिंग, इन सभी चीज़ों में जो है काफ़ी योगदान दिया मुगल रूलर्स ने। उन्होंने पैट्रोनाइज किया राइटर्स को, पोइट्स को, आर्टिस्ट को और सिंगर्स को। तो इस बुक में तो कम दिया हुआ है चीज़ों के नाम, जैसे कि बुक्स के वगैरह वगैरह के, लेकिन अभी जैसे चीज़ों को रटना हो तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही इनोवेशन किया गया था इन द टाइम ऑफ मुगल्स। मिनिएचर पेंटिंग जो थी मुगल स्टाइल ऑफ आर्ट में जो है वो देखा जा सकता है मुगल स्कूल ऑफ आर्ट में। कोर्ट हिस्टोरियंस होते थे, अकबरनामा, बाबरनामा, ये सभी जो मेन बुक्स लिखी गई हैं वो सभी मुगल पैट्रोनेज का ही जो है रिजल्ट है। ओके, एक तरह से टर्किश, पर्शियन और इंडियन जो है फ्यूजन देखा जा सकता है हर हर फील्ड में। ओके, अब समरी में देख लेते हैं, तो मुगल्स ने जो है एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट बनाया, जिसको रीजनल कोलैबोरेशन से जो है उन्होंने चलाने की कोशिश करी। ब्यूरोक्रेसी थी, लेकिन पैट्रिमोनियल एलिमेंट्स भी देखे जा सकते हैं यहाँ पे। इंक्लूसिवनेस था, इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है उसको जो है रिलीजियस टॉलरेंस के साथ मिला करके जो है स्टेट को चलाया जाता था। कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट था ये ऑब्वियसली, पर इसने जो है कभी इसने जो है इंडिया में मुगल जो स्टेट था उसको फैलाने में मदद मिली, बिकॉज of the approach that the Mughal rulers adopted of religious tolerance with Islamic ideology. फिर लेगेसी क्या रही मुगल्स की, तो वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके सिस्टम को कॉपी किया, रेवेन्यू लॉ, रिकॉर्ड्स वगैरह को। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल इमेजिनेशन पे काफ़ी इन्फ्लुएंस था इनका। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। ओके, फिर सेक्युलरिज्म और गवर्नेंस डिबेट्स आज भी इस लेगेसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये जो चैप्टर था मैंने इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ 20 मिनट्स, लेस देन 20 मिनट्स। तो आई होप आई मेड थिंग्स क्लियर टू यू कि अगर मुगल स्टेट के बारे में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो आप सारे जो फैक्ट्स आपने इस वीडियो में देखे हैं, सारी जो थियरीज देखी हैं, डिबेट्स जो भी देखे हैं आपने, आप उसको मिला करके एक प्रॉपर एक आंसर फॉर्म कर सकते हैं। ओके, और आई होप इट हेल्प्स यू। इसके नोट्स ले लीजिए, अदरवाइज चैनल के डिस्क्रिप्शन पेज पे जो है एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म्स का, आप वहाँ से फॉर्म फिल करके PDF परचेज कर सकते हैं इस पूरे यूनिट के। और ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद मेरा तो यही मकसद है कि मैं एक आंसर राइटिंग वीडियो हर पेपर के लिए कराऊंगी। तो आई होप कि वो दिन जल्दी आए जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मैं आंसर राइटिंग वीडियोस करा सकूँ आप लोगों के लिए। टिल देन, थैंक you for watching and stay tuned for next video.